तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला क्या, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला तो अपन काफ़ी डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, है ना, और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, देयर इज कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने क्या किया था, सपोज जैसे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी और क्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन में। पी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 है और q का कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z2 है, और कोई तीसरा पॉइंट, इसको मैं z3 बोल देता हूँ, ये पॉइंट r हो गया, है ना, वो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को रेशो m/n में। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z3 है वो क्या हो जाएगा, z3 हो जाएगा m इंटू z1 प्लस n इंटू z2 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में, है ना, आपके पास में z3 का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, है ना, इसके एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया था जब हम पोलर रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कई रियल लाइफ केसेस में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो पाता है उसकी इस प्रॉपर्टी के कारण, है ना। अभी देखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या है। जैसे फिजिक्स में आप एसी सर्किट का टॉपिक करेंगे, एसी सर्किट्स, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे, है ना, कि एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या करंट है, और जो उनका एसी सर्किट्स में एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस हम बोलते हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उससे हमारा एसी सर्किट का एनालिसिस जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, है ना, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इसका भी यूज आप देखेंगे वहाँ पे। तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉड z1 e टू द पावर i थीटा 1। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में सपोज हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा 1 जो है वो इसका आर्ग्यूमेंट है, और मॉड z1 जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें जिसका मॉडुलस जो है वो 1 है, ठीक है, और जिसका आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा 2 है, तो यदि हम z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ये z है, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, मॉड z1 e टू द पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2, है ना, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं z1 e टू द पावर i थीटा 2। ठीक है, तो नेट इफेक्ट आप देख सकते हैं, है ना, कि z1 को हमने z2 से मल्टीप्लाई किया तो z1 जो है वो थीटा 2 से रोटेट कर गया। ठीक है, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे कहीं पे सपोज आ जाता है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा 2। ठीक है, मॉड z1 ये हो गया और ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, एज इफ जो z1 वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने कितने से रोटेट कर दिया, थीटा 2 से रोटेट कर दिया। जैसे सपोज यदि कॉन्क्रीट एग्जांपल लें, z1 जो है वो है ना √3 प्लस आई। ठीक है, इसको हम डिपिक्ट करें तो ये हो जाएगा √3 प्लस आई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बनाया है, और ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हमको 30 डिग्री से रोटेट करना है, किस तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज यदि 30 डिग्री से हमको रोटेट करना है, तो रोटेट करके वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको z1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे i 5/6। ठीक है, तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ गया है, ये z, ये 30 डिग्री से रोटेट हो गया है। नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या हो गया, √3 प्लस आई ई i 5/6। z1 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेसिकली क्या है, 2 e टू द पावर i 5/6 है।
तो इसको यदि यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जो रिजल्टेंट जो है वो 2e⁻i π/3, ये एंगल π/6 हो गया, और ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल ये π/3 हो गया। अच्छा, अब ये भी है भाई, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, एक तरह से यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और आर्ग्यूमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, θ2 की जगह सपोज -θ2 है, ठीक है, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट यदि नेगेटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज की जगह रोटेट होने की बजाय क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो अगले कुछ वीडियोस में इसके एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सपोज कोई 3 पॉइंट हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है ना, रैंडमली मैं बना रहा हूँ, पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट बी, और सपोज ये पॉइंट सी। ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया और ए सी को ज्वाइन कर दिया, हमको ये एंगल अल्फा पता करना है सपोज, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से रिप्रेजेंटेड है, बी का z2 से, और सी का z3 से, ठीक है। तो अब हम यदि z2 माइनस z1 करते हैं, है ना, z2 माइनस z1 हमको क्या देगा, z2 माइनस z1 एक पॉइंट देगा, कोई दूसरा पॉइंट देगा हमको इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। वो पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, इसको मैं P बोल देता हूँ, ये तो ओरिजिन है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है z2 माइनस z1 ये आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आया है, ये लाइन नहीं है, इसको ध्यान रखें, है ना, ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह से हम यदि z3 माइनस z1 करते हैं तो वो एक कोई दूसरा पॉइंट देगा अपने को z3 माइनस z1, इसको मैं पॉइंट Q बोल देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से ये मैनिपुलेशंस हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो नए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास में दो आए, P और Q, इनके बीच का जो एंगल है ये भी अल्फा होगा, ठीक है। इस वाले केस में पॉइंट ए ऑब्वियसली ओरिजिन पे तो नहीं था, है ना, तो कहीं और था। ये ऊपर वाली जो ए बी सी वाली जो सिचुएशन थी, उसमें इस एंगल अल्फा को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन पे तो नहीं था, है ना, वो तो कहीं और था। हमने बेसिकली ये डिफरेंस लेकर के क्या किया कि इनको इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया कि हमारे पास में दो पॉइंट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, और इनके बीच में ये एंगल, है ना, ये स्टिल जो है वो ये सेम है, ये दोनों एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमको जनरल रिजल्ट मालूम ही है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमको दे रखे हों और उनके बीच में यदि अपने को एंगल पता करना है ना, क्या एंगल है, तो कैसे पता करते थे, दोनों को डिवाइड कर दें, है ना। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, ZB और ZA, है ना, ये Z1 Z2 मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना, ZB और ZA, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड ZB अपॉन मॉड ZA e⁻i θB माइनस θA आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हमको एंगल पता करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, तो वो बेसिकली क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ZB अपॉन ZA, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ ZB अपॉन ZA क्या हो गया, θB माइनस θA हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी इसको बोल लें, Z बोल लेते हैं, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट ये है। तो अब हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक Z3 माइनस Z1 है, एक Z2 माइनस Z1। तो इनके बीच में यदि अपने को एंगल पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, और ये किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। हम यहाँ से हमने शुरू किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है ना, दो लाइंस के बीच में यदि हमको एंगल पता करना हो और वो लाइंस के रिस्पेक्ट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यदि हमको मालूम है, तो इस तरह से हम उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। अब इस वाले रिजल्ट के, है ना, एक दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको देख लेते हैं। तो इस रिजल्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। एक चीज, है ना, ध्यान रखें कि ये एंगल अल्फा जो बन रहा है, वो एंगल अल्फा जो है किस वाले पॉइंट पे बन रहा है, ये Z1 वाले पॉइंट पे बन रहा है ना, इसको ध्यान रखें, क्योंकि जैसे डायग्राम का ओरिएंटेशन जैसे अभी चेंज हो जाएगा तो कहीं कंफ्यूजन नहीं हो,
तो Z1 वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, ये अल्फा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो अब पहली सिचुएशन क्या हुई, सपोज सिचुएशन ये है Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इनके बीच का एंगल यदि π/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि Z3 ये, Z2 ये, और ये वाला जो एंगल है, इसलिए मैंने कहा है ना ओरिएंटेशन चेंज हो गया आपकी बार। Z1 ये क्या है, ये 90 है, आप देख रहे हैं। तो Z1 का जो लोकस है वो इस तरह से वेरी कर रहा है कि वो ये एंगल हर बार 90 रहेगा। तो ये तो हमको मालूम है कि ये एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल जो है, एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई, दिख रहा है। और जहां पे Z3 और Z2 क्या हो गए, डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स हो गए। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरा रिजल्ट देखें, आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये सपोज 0 हो गया, ठीक है, और या फिर पाई हो गया। ठीक है, तो यदि तो ये एंगल पाई है, इसका मतलब क्या निकला कि Z3 इधर है, Z2 इधर है और Z1 बीच में कहीं पे है, ये Z1 हो गया, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया और ये एंगल जो है ये पाई हो गया, दिख रहा है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे ये दोनों पॉइंट्स पड़ते हैं, Z3 और Z2 और Z1 भी। ठीक है, और यदि एंगल 0 होगा तो सिचुएशन क्या होगी, बेसिकली Z1 एक कोने में आ गया है ना, Z2 इधर आ गया और Z3 इसी लाइन में आगे कहीं पे आ गया Z3। ठीक है, तो Z1 Z2 और Z1 Z3 के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया है ना। यहाँ मैं डिफिट नहीं कर सकता क्योंकि एंगल 0 है। तो इस वाले केस में ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और एक और सिचुएशन देख लें, यदि सपोज Z1 माइनस ये Z3 है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, कोई एक जनरल एंगल थीटा है ये। ठीक है, तो ये लोकस जो है Z1 का लोकस क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि Z3 और Z2, ठीक है, और एंगल सपोज आ रहा है आपका, और एंगल जो है वो सपोज आ रहा है कितना, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये Z1। ठीक है, तो Z1 जैसे जैसे वेरी कर रहा है ये एंगल थीटा वेरी नहीं कर रहा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल का वो वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे एंगल ऑफ द सेगमेंट कौन सा हुआ, Z3 Z2, एंगल ऑफ सेगमेंट Z3 Z2 जो है वो थीटा है सर्कल का, है ना। सर्कल यदि मैं बनाता हूं इस तरह से, थोड़ा सा इस टाइप से बन जाएगा, आप देख रहे हैं। इस वाले केस में क्या था, Z3 Z2 जो है वो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स थे, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा था। 90 डिग्री के अलावा यदि कोई एंगल होगा उस केस में ये Z1 का लोकस जो है वो बेसिकली सर्कल पे लाई करेगा और ये एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये 3 स्पेशल केसेस हैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट के। ठीक है,